आप मुझे बताइए, क्या उन लोगों को बख्शा जाना चाहिए जिन्होंने राम नाम की जगह राम धन की लूट की है? 500 साल का संघर्ष, हजारों लोगों का बलिदान, लंबी कानूनी लड़ाई, राम मंदिर की मूर्ति जब लगी तो हर कोई रोने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आस्था के सबसे बड़े मंदिर में कुछ ऐसा भी होगा। राम मंदिर के एक बार फिर सुर्खियों में लाने वाले इन तमाम आरोपियों को क्या बख्शा जाना चाहिए? राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की अफवाह ने पूरे देश को हिला दिया है। सरकार एक्शन में है, एसआईटी अपना काम कर रही है। अब जो खुलासे हो रहे हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, राम मंदिर ट्रस्ट के सभी अधिकारियों को सही जानकारी दी ही नहीं जा रही थी। आयोजन के नाम पर हिसाब किताब में करोड़ों के हेरफेर किए गए और चोरी जब पकड़ी गई, बदनामी के डर से इसका खुलासा नहीं हुआ। 2 करोड़ की चोरी हुई, आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच गया। आरोप है, यह आरोप लगाए गए कि राम मंदिर की सोने चांदी की हजारों शिलाएं गायब कर दी गई। अब यह सब आरोप है, जांच चल रही है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। इसीलिए इन आरोपों को अफवाह के तौर पर मान लीजिए, एक बार के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आस्था के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा था, आप ये समझ सकते हैं। जांच के तीसरे दिन एसआईटी ने कितने लोगों से पूछताछ की है, जांच कहां तक पहुंची है, अगर चोरी हुई तो लूप होल कहां था, आज ये सब बताएंगे। राम मंदिर को लेकर आज जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसके बाद सभी के मन में यही सवाल है, क्या वाकई में हमारे समाज में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर घर कर गया है कि वो भगवान से भी नहीं डर रहे हैं? सीएम योगी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ तक एक रिपोर्ट पहुंच रही है। सीएम योगी खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, 4 दिन बाद कल ही सीएम योगी को सौंपी जा सकती है, जबकि पहले प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था। एसआईटी की टीम ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली। ट्रस्ट के कैश से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। आज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से पूछताछ हुई। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से भी पूछताछ हुई। मंदिर में आने वाले चढ़ावे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली गई। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा भी आज केरल से अयोध्या पहुंच रहे हैं। एसआईटी तो पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और यह खुलासा कोई और नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग कर रहे हैं। आप भी देखिए, 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा अर्पित की थी। दावा है कि इस आयोजन में लगभग 6000 गेस्ट शामिल हुए थे। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक कार्यक्रम में 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए, यानी प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 16,000 रुपए का खर्च आया, जबकि लगभग 1500 गेस्ट बाहर से आए थे और बाकी गेस्ट आसपास के क्षेत्रों से आए थे। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट के सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को भी दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा उपलब्ध ही नहीं कराया जाता। यानी मामला सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का है। अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की चढ़ावे की राशि को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ही मंदिर के चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम बनाया था और यही वजह है कि सवाल भी चंपत राय और उनके करीबियों पर ही उठ रहे हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे, राम मंदिर में जितना चढ़ावा आया उससे ज्यादा तो मंदिर को बैंक से ब्याज के रूप में मिल गया। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 11 महीनों में दान के रूप में लगभग 83 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसी दौरान मंदिर को बैंक से 138 करोड़ रुपए का ब्याज मिला।
सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को चढ़ावे की जो चोरी हो रही थी उसकी खबर पहले ही मिल गई थी और दावा किया जा रहा है कि 5 जून को मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों को जानकारी मिली भी थी कि गुप्त दान की काउंटिंग का काम देख रहे कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। इसके बाद कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास कैश भी बरामद हुआ। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से भी कुछ कैश बरामद हुआ, लेकिन बदनामी के डर से ट्रस्ट ने इस मामले की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने लेवल पर ही इसकी जांच करते रहे और बताया यह जा रहा है कि 5 जून को ही लवकुश मिश्रा उनके बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए गोबर में छिपाया गया कैश बरामद हुआ। आप देख रहे हैं। अब ऐसे में जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट है पूरे देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो कहीं बैठा हो, किसी कुर्सी पर बैठा हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो विपक्ष में सिर्फ सियासत में वक्त जाया हो रहा है और इसीलिए अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो हम जो जनता से हमारी जवाबदेही है उसका रिश्ता और मजबूत कर पाएंगे। पर क्या सिर्फ मामला इतना भर है या कहानी कुछ और है? दरअसल अभी जो मॉनसून सत्र आने वाला है उससे पहले एक स्पेशल सत्र केंद्र सरकार ने संसद का बुलाया था। उस सत्र में महिला शक्ति विधेयक पेश किया गया। उस विधेयक के पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, यानी 352 उस वक्त आपको चाहिए था और तब सरकार के पास सिर्फ 298 सांसद थे। 54 लोकसभा सांसदों की कमी सरकार को उस वक्त पड़ गई। अब ये 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने बीते हैं। आज की तारीख में स्थिति बदलती हुई दिख रही है और वो कैसे बदल रही है आपको समझा दूं। टीएमसी के 20 सांसद विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। मतलब 54 में से 20 सत्ता पक्ष में आ गए, कम पड़ गए 34। उद्धव गुट के 6 सांसदों का एनडीए में आने का जो जानकारी और जो खबर है वो इसमें और एडिशन कर रही है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कमी पड़ रही है 28 सांसदों की। डीएमके तब विपक्ष के साथ काले कपड़े पहनकर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, याद है ना आपको? काला पट्टा पहनकर आई थी, काली शर्ट पहनकर आई थी, पूरा काला ड्रेस पहनकर आई थी। आज की तारीख में डीएमके लोकसभा में कांग्रेस के बगल में बैठना तक नहीं चाहती और डीएमके के कितने सांसद हैं? 22। अगर सरकार किसी विधेयक को अपने पाले में ले आती है तो फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से सरकार सिर्फ 6 सांसद दूर रह जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये ऑपरेशन मॉनसून सत्र है, यानी अगर महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार डीएमके को अपने पाले में ले आती है तो मॉनसून सत्र में ही देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का रास्ता साफ होते हुए दिख जाएगा। और इसी वजह से मौजूद सियासी उठापटक को हम ऑपरेशन मॉनसून सत्र कह रहे हैं। इसका इशारा भी ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। फिर सुनिए। ये जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं, ये ऑपरेशन कब से शुरू हो रहा है? मतलब कब तक इसे अंजाम दे दिया जाएगा? सपा टू भाजपा एक्सप्रेस जिस दिन सत्र शुरू होगा विधानसभा का, लोकसभा महाराज बिल आ रहा है ना, महिला बिल आ रहा, पास होगा। अपना ब्लैक बोर्ड काम करने लगा है। चलिए श्री गणेश किया जाए, बिस्मिल्लाह किया जाए और मैडम आपको बोर्ड पर अब समझाएगी क्या सियासी कूटनीति का वो चैप्टर जहां पासा महज 60 दिनों में पलट गया। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और कभी ताकतवर नेता कहे जाने वाले लोग खाली हाथ रह जाते हैं। अब इससे यह बात क्लियर समझ में आती है कि जब जनादेश पलटता है तो नेता उस तरफ जाते हैं जिस तरफ जनता का मूड होता है। दीदी को जनता का साथ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में 215 से घटकर 80 विधायक रह गए तो उनके सांसदों का ममता बनर्जी से मोह भंग हुआ। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में जनता ने नकार दिया तो अब सांसद भी पाला जो है वो बदल रहे हैं। तो आज की असल हकीकत यही है, विपक्ष इसे नहीं माने कोई बात नहीं,
लेकिन इस बात को समझना होगा कि उनके साथ जो मौजूद सांसद है, जो जनता के बीच में जाते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि हालात और जज्बात क्यों बदलने हैं। सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है, ये बात सही है, या फिर ये कि चुने गए सांसद और विधायकों को समझ में आ रहा है कि जनता को क्या चाहिए। सुनिए आप पहले ये बयान। ये जो देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये लड़ाई अंतिम दौर में है। अब इन्होंने जितना करना था कर लिया। अब ये बौखलाहट है जो सब कुछ हो रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल कुचल दो। लेकिन सांसद के जाने से या सांसदों के पाला बदलने से आवाज दब नहीं रही है, ये आवाज तेज ही होगी। तो भैया, इमरान मसूद साहब क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ही पार्टी की बात इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साम दाम दंड सब अपना रहे हैं, संविधान विरोधी इस बात को बता रहे हैं। लेकिन इमरान साहब को शायद इतिहास नहीं पता है। कौन सी क्लास लेनी जरूरी है? हिस्ट्री की, इतिहास, ठीक है ना। इतिहास क्यों, अभी आपको समझाऊंगी मैं। इतिहास क्यों, अभी आप समझिए। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी को तोड़कर लोकदल बनाया। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बने। फिर आया 1990, चंद्रशेखर ने वीपी सिंह से बगावत करके समाजवादी पार्टी बनाई और फिर राजीव गांधी की कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। 1993 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो विपक्ष में बैठी जनता दल चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में टूट गई। अजीत सिंह से जनता दल अजीत बनकर कांग्रेस को समर्थन किया। इसके बाद में कांग्रेस में विलय पक्का उनका हो गया। अब ये कांग्रेस ही बता सकती है कि क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के वक्त भी संविधान को खत्म करने की साजिश रची गई थी, क्योंकि तब पार्टी तोड़ने वालों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, या ये जुमला नया नया इजाद किया गया है। हालांकि 1993 से 2026 आते आते गंगा में बहुत पानी बह गया। वो दौर क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का था। तब जनता कांग्रेस से ऊब कर ऑप्शन तलाश रही थी। कांग्रेस से बोर हो गई थी, जनता को एक नई पार्टी चाहिए। लेकिन अब दौर बदल गया है। कभी अपने राज्यों में ताकतवर रहने वाली स्थानीय पार्टियां आज खुद को एकजुट रखने में नाकाम हो रही है। इसीलिए बीजेपी छोड़िए आप, कांग्रेस अपने सहयोगियों को कह रही है कि जो कांग्रेस से टूटा है वो कांग्रेस में शामिल हो जाए।